आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेग एवं त्वरण। देखो, वेग एवं त्वरण आप सबके लिए कोई नई बात नहीं है। देखो, आपने पहले भी से फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, पर ये टॉपिक अब मैथ में आ चुका है। तो अब मैथ में इसके कुछ क्वेश्चन और डेरिवेशन और इससे टाइप कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो अपन उसको सोल्व करेंगे। देखो, वेग एवं त्वरण आप सब जानते हैं। वेग होता है स्थिति में परिवर्तन और त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। अब देखो, इसके अंदर जो पहला आता है वो है सरल रेखीय गति। अब देखो, सरल रेखीय गति क्या होती है। देखो, अगर कोई m द्रव्यमान का कोई कण u वेग से एक सरल रेखा में गति करता है तो t समय पश्चात उसका जो वेग होगा वो v होगा और जो विस्थापन होगा वो x होगा। तो उसके सापेक्ष अपन ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए। देखो, अगर कोई m द्रव्यमान का कण है, ऐसा ये m द्रव्यमान का कण है, ये एक सरल रेखा में गति करता है और ये t समय पश्चात उसके जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, x होगा। और ये जो गति किस हिसाब से करेगा, v, जो इसका जो प्रारंभ में जो वेग होगा वो u होगा और t समय पश्चात जो इसका वेग होगा वह v होगा। अब देखो, इसके अपन अंदर लिखेंगे अपन। देखो, माना m द्रव्यमान का कोई कण एक स्थिर बिंदु O से प्रारंभिक क्या माना था अपन ने, u, से, क्योंकि सरल रेखीय गति पढ़ रहे तो सरल रेखा में, सरल रेखा के अनुदिश गतिशील है और t समय पश्चात, जो t समय पश्चात है वो कण का वेग क्या हो जाएगा। देखो, यहां पर जब t में आ गया, t समय पश्चात कण का वेग क्या हो गया था, v हो गया था। और t समय पश्चात जो कण का जो विस्थापन होगा कितना होगा, विस्थापन x है तो t समय पश्चात जो कण का जो त्वरण होगा वो कितना होगा, f होगा। तब अब देखो, यहां पर अपन के पास ये जो कंडीशन थी वो सारी लिख दी अपन ने। देखो, m द्रव्यमान का कोई कण जिसका प्रारंभिक वेग u है वो गति करता है तो वो t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है और विस्थापन x हो जाता है। तब यहाँ पर सारे अपनी स्थिति में आ जाएंगे। देखो, यहाँ का अगर कोई पिंड गति करता है तो उसमें सबसे पहले तो उसका वेग आएगा। अगर वही m द्रव्यमान का कण अगर गति करता है तो उसका वेग पहले कंडीशन में आएगा, वेग आएगा तो उसमें विस्थापन आएगा। देखो, अगर कोई गति करता है तो शुरू में उसका विस्थापन आएगा, अगर विस्थापन आएगा तो फिर वेग आएगा तो फिर त्वरण आएगा। तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो t समय पश्चात जो कण का वेग होगा वो कितना हो जाएगा, v। कण का वेग क्या होता है, dx/dt, विस्थापन में परिवर्तन।
टी समय पश्चात विस्थापन में जो परिवर्तन होता है, तो अगर विस्थापन का अगर अपन समय के साथ अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा v, और टी समय पश्चात कण का त्वरण वो dv अपॉन dt। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है कि ये देखो जो विस्थापन में परिवर्तन और सब ए वेग में परिवर्तन, ये आपने पहले भी पढ़ चुका है। तो जो समय के साथ जो विस्थापन में परिवर्तन होता है वो वेग, और वेग में जो परिवर्तन होता है समय के साथ वो त्वरण होता है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू dv अपॉन dt, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर, या फिर इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं v dv अपॉन dx। इसकी टोटल अपन ने कंडीशन लिख ली। अब अपन नोट लगाकर कुछ बिंदु लिखेंगे। देखो पहला, ये पॉइंट्स आपके लिए कोई नए नहीं है। देखो जो वेग और त्वरण होता है वो सदिश ऐसे होती है, और जो इनकी जो दिशा होती है वो x की जिस दिशा में x होता है उसी दिशा में ए वेग और त्वरण लिया जाता है। अर्थ ये इसका मतलब ये होता है कि जिस दिशा में अगर विस्थापन होगा उसी दिशा में वेग और त्वरण की दिशा होगी। तो देखो वेग तथा त्वरण सदिश आशय है, अतः इनकी जो दिशा होगी वो x की वर्तमान दिशा में ली जाती है। अर्थात जिस दिशा में x बढ़ेगा उसी दिशा में वेग व त्वरण गतिशील होगा। वेग व त्वरण क्रियाशील होंगे। अब देखो इसकी जो दूसरी जो कंडीशन है, देखो जो ऋणात्मक जो त्वरण होगा वो मंदन होगा। मतलब अगर त्वरण ऋणात्मक हो गया तो वहां पर ब्रेक लगेगा, या फिर वहां पर घर्षण उसमें आ जाएगा, तो उसको घर्षण को क्या लिखते हैं, मंदन लिखते हैं। ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। देखो जो तीसरी कंडीशन है वहां पर आपको याद रखनी है, यहाँ dx अपॉन dt, जो dx अपॉन dt है उसको x के ऊपर बिंदी लगा के रुके से, और d2x अपॉन dt स्क्वायर को x के ऊपर दो बिंदी लगा के से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो ये अपने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है। ये जो आपने ऊपर जो पढ़ा ये आपके लिए कोई नई नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये आपके लिए सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब अपन क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल जो इसमें बीएससी की जो एक क्वालिटी होती है, इसके अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज के कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। तो यहाँ पर इसका पहला एग्जाम्पल अपन लेंगे। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट आ चुका है। सरल रेखा में गतिशील किसी कण द्वारा टी समय में चली गई दूरी x इक्वल टू 2t³ माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6 हो, तो कण का त्वरण कब शून्य होगा और उस समय कण का वेग क्या होगा। देखो अपने पास
विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन की एक समीकरण दी हुई है। अपन को विस्थापन की समीकरण से अपन को वेग और त्वरण की जांच करनी है, वेग निकालना है और त्वरण कब शून्य होगा ये पता करना है। तो अपने पास बहुत इजी क्वेश्चन है, अपन देखो इसको सोल्व करेंगे। वही x इजिकल टू 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6। अब देखो यहाँ पर जो वेग निकालेंगे वो होगा v, v होता है dx अपॉन dt, वही dx अपॉन dt मतलब विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। देखो जो विस्थापन की जो समीकरण है वो समय के फॉर्म में दे रखी है, तो इसका समय के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो अवकलन आपको आता ही है 2t क्यूब, इसका अवकलन करेंगे तो 6t स्क्वायर, 9t स्क्वायर का जो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 18t प्लस 12t का अवकलन करेंगे तो 12 और 6 का अवकलन 0। अब देखो इसका जो त्वरण होगा ये होगा वही dv अपॉन dt, ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। अब देखो मतलब यहाँ पे dv अपॉन dt, v का मान क्या है 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12, या फिर x का t के सापेक्ष 2 बार अवकलन। तो इसका अवकलन फिर से कर देंगे अपन, 6t स्क्वायर का जो अवकलन करेंगे तो वो 12t माइनस 18t का अवकलन 18। अब देखो अपने पास एक कंडीशन दी हुई थी कि त्वरण कब शून्य होगा। तो देखो शून्य शून्य त्वरण के लिए अगर त्वरण शून्य है तो f इजिकल टू 0, तो देखो 12t माइनस 18 इजिकल टू 0, 12t इजिकल टू 18। तो यहाँ से जो t का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 18/12, जो t का मान आ गया वह 3/2। तो समय 3/2 पर जो क्या होगा त्वरण होगा वो शून्य होगा, अर्थात 3/2 सेकेंड जो पश्चात होगा वो कण का त्वरण शून्य होगा। अब देखो t इजिकल टू 3/2 सेकेंड पर अपन को क्या निकालना था, वेग निकालना था, कण का वेग। देखो v इजिकल टू कितना था अपने पास, ये 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12, इसमें t का मान कितना रख देंगे, वही 3/2, 6 3/2 का स्क्वायर माइनस 18, 3/2 प्लस 12, जो v का मान आ जाएगा वो 2 9/4 माइनस 18 इंटू 3/2 प्लस 12, इसका जो मान आएगा ये कट जाएंगे। सत्ताईस बटा 2, ये 9 बार कट जाएगा, ये माइनस 27 प्लस 12। अब ये देखो v इजिकल टू 27/2 माइनस ये 27 में से 12 गए तो 15, अब वही तो लघुत्तम 27 माइनस का 30, वही माइनस का 3/2, मीटर पर सेकेंड, जो v का जो मान आया मीटर पर सेकेंड आ गया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ अपन को अवकलन करना था, v और f के मान निकालने थे, f का मान चेक करना था कि 0 कब होगा और उसी मान पर अपन को v का मान ज्ञात करना था।
देखो एग्जाम्पल सेकंड, एक कण एक निश्चित बिंदु की ओर ऐसे वेग से गतिशील है जो कण की उस बिंदु से दूरी की किसी भी घात ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के समानुपाती हो, तो सिद्ध कीजिए कि कण उस बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। देखो एक कण एक रेखा में, एक निश्चित रेखा में गतिशील है, तो अपन को ज्ञात करना है कि कोई एक ऐसा बिंदु जो फिक्स बिंदु मान लिया है ना, तो उस फिक्स बिंदु तक कण उसकी जो दूरी की जो घात होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एक के बराबर या एक से बड़ी के समानुपाती होगा। तो अपन को सिद्ध करना है कि कण उस बिंदु पर, जो निश्चित बिंदु है उस पर कभी नहीं पूछेगा। मतलब जो अपन को जो x की जो घात है वह अगर अपन एक या एक से बड़ी रखेंगे तो अपन को जो देखेंगे कि वह उस बिंदु तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो देखो एक बिंदु मान लिया अपन ने, इससे सरल रेखा में कोई कण गतिशील है, ये हो, अपन इसको P मान लिया। अब देखो ये हो गया अपने पास प्रारंभिक बिंदु, ये हो गया अपने पास निश्चित बिंदु। अब देखो जो कण जो गतिशील है वो इस साइड है, और अपने मान लिया कि t समय पश्चात कण किसी बिंदु P डैश पे पहुंच जाता है, और जो अपन ने जो ये मानी ये P डैश है, P के बीच की जो दूरी अपन ने वो x मान ली। अब अपन इसको लिख लेते हैं, माना प्रारंभिक बिंदु है तथा जो निश्चित बिंदु है P है, जिसकी ओर कण गतिशील है, और ये जो t समय है, t समय पश्चात कण की स्थिति क्या होगी, कण किसी बिंदु P डैश पे पहुंच गया था कण है, और जो P डैश है इसकी जो दूरी होगी P से कितनी होगी, x मानी थी अपन ने, जिसकी निश्चित बिंदु P से दूरी कितनी मानी थी अपन ने, x है। अब देखो माना जो इस समय होगा वो कण का वेग क्या मान लिया अपन ने, v है। तो अब देखो जो प्रश्नानुसार है जो v होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, x की घात n के, क्योंकि देखो आपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कण एक निश्चित बिंदु की ओर ऐसे वेग से गतिशील है जो कण की उस बिंदु से दूरी, जो कण की उस बिंदु से दूरी x, दूरी अपन ने x मानी कि किसी भी घात ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के समानुपाती होगा, है ना। तो अपन का जो v होगा वो किसके समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर n के समानुपाती होगा। अब देखो यहां पर माइनस चिन्ह क्यों लिया गया, क्योंकि जो होता है जो समय के साथ जो दूरी में वो होती कमी होती है, अगर वेग इधर की साइड बढ़ेगा, अगर समय बढ़ेगा तो x में कमी होगी। तो यहां पर लिख देते अपन, क्योंकि t के साथ x में कमी हो रही है, तथा जो n का मान होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब देखो
जो v इज इक्वल टू हो जाएगा। अब अपन समानुपाती स्थिरांक समानुपाती का जो चिन्ह हटाएंगे और समानुपाती स्थिरांक लगाएंगे, वो होगा k ले लिया अपन ने। जहाँ अपन को पता है यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या होता है, समानुपाती स्थिरांक। तो समानुपाती स्थिरांक लगाते हैं। अब देखो v को अपन क्या रख सकते हैं, dx अपॉन dt माइनस का k x की पावर n, वही dx अपॉन x की घात n। x x वालों पर दो को एक साइड और दूसरे पद को एक साइड लिख लेंगे, ठीक है। और अब dx आ रहा है और उधर dt आ रहा है, तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, वही x की पावर माइनस n dx, वही माइनस का k, वही dt। अब वही x की पावर n का जो समाकलन होता है वो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन ऐसा होता है। तो देखो x की पावर माइनस n है, तो यहाँ पर जो होगा वो समाकलन होगा x की घात माइनस वन n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन, ये इसका समाकलन हो गया। माइनस का k dt का समाकलन t और ये समाकलन स्थिरांक। अब देखो वही माइनस का वन अपॉन वही वन माइनस n x की घात n माइनस वन। ये घात अगर नीचे जाएगी तो यहाँ पर जो इसका जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा, और यहाँ से अपन ने माइनस कॉमन ले लिया तो वन माइनस n हो गया, और ये माइनस ऊपर चल गया, और ये वही माइनस का के टी प्लस सी। अब देखो अपने पास यहाँ पर दो कंडीशन लेंगे अपन, केस फर्स्ट और केस सेकंड। देखो केस फर्स्ट में अपन क्या लेंगे, जब n ग्रेटर देन इज इक्वल टू, देखो जब n ग्रेटर देन वन हो, तो जब n का मान एक से बड़ा होगा। देखो अपने पास दो ही कंडीशन, अपने पास कंडीशन है, या तो अपन n का मान एक ले सकते हैं या एक से बड़ा ले सकते हैं। अपन यहाँ पर जो केस जो सेकंड होगा उसमें n का मान एक लेंगे, और जो केस फर्स्ट होगा उसमें n का मान एक से बड़ा लेंगे। देखो जो n ग्रेटर देन वन होगा, तो देखो कण को जो बिंदु P तक पहुंचने में लगे समय, जो लगेगा समय वो x इज इक्वल टू 0 रखने पर। देखो अगर n ग्रेटर देन अपन ने वन ले लिया तो यहाँ पर जो x का मान, यहाँ पर जो बिंदु होगा वो बिंदु P तक वो कण पहुंच चुका होगा। अगर बिंदु P तक कण पहुंच चुका होगा तो वहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 0। तो अब देखो वही माइनस वन इस समीकरण में, वही वन माइनस n, यहाँ पर x का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा ही, इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस सी, वही के टी का मान वन अपॉन, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो वन अपॉन 0 का फॉर्म क्या बनेगा, अनंत प्लस सी इज इक्वल टू अनंत। तो टी का मान होगा वो अनंत हो जाएगा। तो यहाँ से जो अपने पास जो कंडीशन आई, अगर टी का मान अनंत हो गया, मतलब जो कण है ना वो पी बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब हो गया कण को पी तक पहुंचने में अनंत समय लगेगा अर्थात पी तक कभी भी नहीं
पी तक कभी नहीं पहुँचेगा। अब देखो इसका जो केस सेकंड, वही एन इज इक्वल टू 1 हो तो वही जो v प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, तो देखो जो v प्रोपोर्शनल होगा वो समाकलन के, अगर समाकलन ये समाकलन क्या विस्थापन, अगर विस्थापन बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का के एक्स, वही डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का के डी टी, वही इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस का के डी टी, वही 1 अपॉन एक्स का सब जो समाकलन होगा वो होगा log एक्स माइनस का के टी का डी टी का समाकलन टी प्लस समाकलन स्थिरांक। अब वही अपने पास कंडीशन बिंदु P तक पहुंचने में लगे समय, देखो बिंदु P तक अगर जितना भी समय लगेगा उसके लिए जो x होगा वो 0 रखने पर, क्योंकि अगर कण बिंदु P तक पहुंच जाएगा तो वहाँ पर जो x होगा वो विस्थापन होगा वो 0 हो जाएगा पूरा ही। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखने पर अगर log 0 का मान कितना होता है अनंत इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर लिखते हैं log अनंत के टी प्लस C1। अब देखो वही log 0 का मान, log अनंत का मान, x का मान तो 0 है ना, log 0 का मान अनंत इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस C1। तो यहाँ से जो के टी का मान आ जाएगा वो अनंत प्लस C1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जो टी का मान जो होगा वो अनंत होगा, अतः कण जो होगा वो पी तक नहीं पहुंचेगा। देखो अपने पास जो दोनों कंडीशन थी, x का मान अपने या तो 0 से बढ़ा लिया या फिर 0 के, x का मान 1 से बढ़ा लिया या फिर 1 के बराबर लिया, तो दोनों ही कंडीशन में जो होगा वो बिंदु, वो जो कण होगा वो पी तक नहीं पहुंचेगा। तो ये अपना क्वेश्चन सवाल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 3, एक कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गतिशील है कि t समय पर इसकी एक स्थिति बिंदु x t के ज्ञात n के समानुपाती है। यदि t समय पर इसका वेग v तथा त्वरण f हो तो सिद्ध कीजिए कि v स्क्वायर इक्वल टू n एफ एक्स अपॉन n माइनस 1। देखो एक कण एक सरल रेखा में गतिशील है और t समय पर है, जो इसके जो बिंदु होगा वो एक बिंदु पर कोई, देखो t समय पश्चात जिसने जो दूरी तय की होगी वो x होगी, तो x पर जो होगा वो t की घात n के समानुपाती जो दे रखा है, और वो t समय पर ही जो इसका जो वेग होगा v और त्वरण f दे रखा होगा। तो अपन को सिद्ध करना है कि v स्क्वायर इक्वल टू एन एफ एक्स अपॉन n माइनस 1। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। जो प्रश्नानुसार जो अपन को जो दे रखा है वो दे रखा है जो x होगा वो t की घात n के समानुपाती होगा। तो जो x होगा वो k t की घात n, क्योंकि समानुपाती स्थिरांक हटा देंगे, समानुपाती का जो चिन्ह हटा देंगे, तो यहाँ पर जो आएगा वो k समानुपाती स्थिरांक हो गया। प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती स्थिरांक आएगा। अब जो होगा वो x इज इक्वल टू के टी की घात n हो गया। अब इसको अपने समीकरण 1 दे दिया। अब देखो जो v होगा वो dx अपॉन dt, वही इसका अवकलन कर देंगे और भी समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जो k तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। देखो t की घात n का जो अवकलन करेंगे वो n t की घात n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर n के
टी की घात n-1 हो गया। इसको अपन ने समीकरण 2 दे दिया। अब देखो वो एफ इज इक्वल टू डी वी अपन डी टी या फिर d2x अपन dt स्क्वायर, इसका एक बार फिर से अवकलन कर देंगे। तो देखो वही n के तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, वो टी की घात n-1 का जो अवकलन होगा वो होगा n-1 टी की घात n-2 हो जाएगा। तो वही n-1 के टी की घात n-2 हो गया। इसको समीकरण 2 दे दिया। अब अपन को जो सिद्ध करना था वो था अपन को वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एफ एक्स अपॉन n-1, ये अपन को सिद्ध करना था। तो देखो यहाँ पर जो करेंगे वो आर एच एस में एन एफ एक्स अपॉन n-1 के जो हो गए वो मान रख देंगे। देखो अपने पास यहाँ पर n तो n ही रहेगा, f का मान भी अपने पास ये दे रखा और x का मान अपने पास ये रहा, तो अपन यहाँ पर इसका मान रख देंगे। अब वही देखो एन एफ एक्स अपॉन n-1, n का n, f का मान कितना है ये रहा समीकरण 2 से n-1 के टी की घात n-2, ठीक है। x का मान ये रहा के टी की घात n अपॉन n-1, ठीक है। जो मान होगा, अब देखो ये n-1 से तो n-1 कट गया और ये n है और ये n है, ये क्या हो गया n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर और ये k और ये क्या हो गया k स्क्वायर, ये t, यहाँ पर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, टी की घात n-2 और टी की घात n, तो टी की घात 2n-2 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वही n के टी की घात n-1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी घात 2 है, यहाँ पे भी घात 2 है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो इसकी घात भी 2 होगी तो पूरा बाहर आ जाएगा। अब देखो n के टी की घात n-1, देखो n के टी की घात n-1, ये जो पूरा का जो मान हो गया वो क्या हो गया v हो गया, तो ये v ये स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आर एच एस अपने पास आ गया। तो ये अपना क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया। अपन को शुद्ध सोल्व करना था, अपने पास क्वेश्चन दिया होता है एक कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गतिशील है कि टी समय पर उसकी स्थिति बिंदु x टी की घात n के समानुपाती होता है, तो टी समय पर उसका वेग v तथा त्वरण f हो। तो अपन को सिद्ध करना था कि v स्क्वायर इज इक्वल टू एन एफ एक्स अपॉन n-1। अब देखो अपने पास में जो x था वो टी की घात n के समानुपाती दे रखा था, अपन ने समानुपाती स्थिरांक समानुपाती का चिन्ह हटाया और समानुपाती स्थिरांक k लगाया और अपन x दे अपने पास x इज इक्वल टू आएगा k टी की घात n। अपन को x से जो विस्थापन है उससे अपन अवकलन किया तो वेग निकाल लिया, वेग का अवकलन किया तो त्वरण निकाल लिया, और अपने पास जो सिद्ध करना था वो v स्क्वायर इज इक्वल टू एन एफ एक्स अपॉन n-1। तो यहाँ पर अपने आर एच एस में f और x के मान रख दिए, f और x के मान रख दिए तो अपने पास एल एच एस आ गया इज इक्वल टू LHS।